सब लोग एनसीईआरटी लाए होंगे, निकालिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सबसे पहले आप लोग निकालिएगा सेकंड चैप्टर। इसलिए थोड़े बच्चों का जैसे बोल रहे थे कि स्कूल में एग्जाम में आ रहा है वो चैप्टर, वैसे तो हो रखा है पर फिर भी आप लोगों को लगता नहीं हुआ तो मैं आपको वापस करवा देता हूँ वो चैप्टर, क्योंकि फिर टीएनसी चालू होने के बाद फिर बीच में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए सर ये बाकी है ना वो बाकी है, वो स्कूल के एग्जाम में आ रहा है इसीलिए। निकाला? ओके।
अरे चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशनशिप फंक्शन। हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके थे कि पूरा मैथ में क्या होता है फंक्शन। मैथ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो फंक्शन ना हो, है ना। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो अभी आप लोगों का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। 12th में जब आप पढ़ोगे तब आपका फर्स्ट चैप्टर वापस रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। फिर जब आप इंजीनियरिंग में पहुंच ही जाओगे सब लोग, तो वहां पर आप लोग M1 M2 M3 तीन मैथ सब लोग पढ़ोगे। उसके बाद फिर डिपेंड करता है आगे मैथ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना हो, कि आपकी ब्रांच कौन सी, कंप्यूटर या ऐसे कोई रिलेटेड ब्रांच हो तो फिर मैथ तो फिर हर बार आते रहेगा। तो उसमें वापस M1 M2 M3 मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3 तीन अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप लोग। उसका भी वापस पहला चैप्टर ही है फंक्शन, क्योंकि मैथ में तो कोई चीज ही नहीं है कि जो फंक्शन ना हो। फंक्शन में वही तो मैटर करता है वर्ड कौन कौन सा, डोमेन। फंक्शन क्या है? कोई सिंपल इंग्लिश में बोले क्या समझ मशीन। हर मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक इनपुट जो आपके हाथ में होता है, जो आप डालते हो, है ना। तो डालने के बाद ये अपना काम करता है, काम करने के बाद आपको एक आउटपुट देता है। इसी इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इसी आउटपुट को हम लोग बोलते हैं रेंज। मशीन चेंज होता है तो इनपुट भी चेंज होना चाहिए ना। हर मशीन में के साथ इनपुट थोड़ी डालो, तो जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके हिसाब से आपका इनपुट डिसाइड होगा। राइट, सेम वे फंक्शन के हिसाब से अपना डोमेन डिसाइड करो, भाई इसमें क्या डोमेन में आप डाल सकते हो। करेक्ट, ठीक है ना। और वो इनपुट डालने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या होता है आप लोगों का? रेंज। आप लोगों को ध्यान हो तो फंक्शनल सब हमने स्टार्टिंग में समझा था डोमेन रेंज समझाने के लिए। तो उस टाइम पर हमारे पास 3-4 टाइप के जो फंक्शन होते थे। सबसे पहला रेशनल फंक्शन। करेक्ट, रेशनल फंक्शन कौन से होते हैं? मैं अभी आप लोगों को सिर्फ इसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ठीक है। वापस फंक्शन हम वापस पढ़ेंगे जब हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे, तब जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वो फंक्शन हमारा 1-1.5 महीना चलेगा। अभी जितनी नीड है उतने मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पॉइंट, क्योंकि मेरे साथ मेनली पूरा सिलेबस किससे भरा पड़ा है? कैलकुलस। उसका फर्स्ट पार्ट फंक्शन होता है, इसलिए तब हम लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बात करेंगे। बट अभी जितनी जरूरत है आप लोगों को, तो मैं बता ही चुका हूँ सब कुछ, बट वापस एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं? जो P of x बाई जो हम लोग P of x बोलते हैं, तो x क्या होता है? इनपुट, मतलब मेरा डोमेन। और वो एक आप किस मशीन में डाल रहे हो? P नाम के। फिर P अपना काम करता है और फिर आपको कुछ आउटपुट देता है जिसको हम रेंज बोलते हैं। करेक्ट। अब इसमें कौन सा इनपुट नहीं डाल सकते? वैसा इनपुट नहीं डाल सकते जिससे मेरा Q of x, तो मतलब मुझे डोमेन में देखना पड़ेगा कि मेरा Q of x 0 नहीं बनना चाहिए। वो हम नहीं पुट करेंगे, क्योंकि वो पुट करने जाएंगे तो हमारा मशीन खराब हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो इनपुट में आपसे लेगा ही नहीं। राइट, जैसे अगर आप लोगों को बोला जाए कि मेरे पास एक फंक्शन है f of x नाम का, x² - 9 अपॉन x² - 7x + 12, और कोई पूछे व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो कैसे करते थे आप लोग? तो डिनोमिनेटर को 0 को पता कर लेते थे, तो एक्सट्रैक्ट कर लेते थे इसके दो फैक्टर, x - 3n x - 4। अरे x² - 9 के भी दो फैक्टर होंगे, x - 3n। और आप डोमेन ढूंढते थे, वो x - 3 को कैंसिल नहीं करोगे। डोमेन क्या होता है? जो आपको सामने दिखता विदाउट सिंप्लीफिकेशन। राइट, भले वो कैंसिल हो रहा हो फिर भी हम कैंसिल नहीं कर, मतलब बेसिकली आप अपने मशीन को छेड़खानी नहीं करोगे, जैसा है वैसा। ये अगर ऐसा है तो इसका डोमेन में क्या होगा? ऑल द रियल वैल्यू करेक्ट। अभी जैसे ट्री को हम लोगों ने अभी जस्ट खत्म किया है, बस आप लोग के डाउट बाकी होंगे करवाने। f of x को जब हम 10x बोलते हैं तो 10x इज व्हाट? sin x बाई। इसके डोमेन हम क्या नहीं डालते? जब cos, और cos कहाँ 0 होता है? हम क्या बोलेंगे? इसका डोमेन क्या बोलते हैं? पूरा टेबल बनाया था हमने, ऑल द रियल वैल्यू x + 1 into 5 बाई। क्लियर है ये? तो
फिर रेशनल फंक्शन की जगह पर आप लोगों को कौन से फंक्शन आएंगे? तो स्क्वायर रूट फंक्शन आते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? जीरो नहीं होना चाहिए रूट के अंदर जीरो नेगेटिव होना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव f of x रूट ऑफ g of x, तो हम क्या बोलेंगे इसकी कंडीशन? राइट, f of x is always greater than equal to 0, है ना। रूट के अंदर हमें कुछ भी दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन कैसा होगा भाई स्कूल लेवल पे? f of x इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस x फिर बोला होगा इसका डोमेन फाइंड करो। तो कोई सबको याद है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे और नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। तो कंडीशन क्या बनेगी? 9 माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स, फिर क्या करते हैं नंबर लाइन लेते थे बेबीकर मेथड। कौन से दो नंबर? माइनस 3 एंड प्लस 3। 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो आंसर नेगेटिव में जाएगा। तो ये माइनस है तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाला पार्ट। तो हम डोमेन क्या बोलेंगे? ऑल द रियल वैल्यू मतलब वैल्यूज फ्रॉम -3 टू ठीक है। फिर थर्ड वन इज देखो अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर जो बाकी जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, उनका तो डोमेन ऑल द रियल वैल्यू होता है। भाई कोई मुझे पूछे कि f of x इक्वल टू ax रेज़ टू n प्लस bx रेज़ टू n माइनस 1 प्लस cx रेज़ टू n, मतलब कोई भी पावर के इक्वेशन, तो इसका डोमेन पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? कुछ भी डाल सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं, किसी को मना ही नहीं करने वाले हो आपको, है ना। बट अलजेब्रिक फंक्शन में जो पीसवाइज फंक्शन होते हैं, बताएंगे सारे फंक्शन कौन कौन से पीसवाइज फंक्शन? सबसे पहले जो 3 मेन है, मॉड्यूलर, मॉड ऑफ एक्स, इसका डोमेन मोड सब कुछ लेगा। फिर था GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका काम क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू ढूंढ के देता है। क्या करता है? जैसे 3.64 होगा तो उसका GIF कितना? 3.64 का इंटीग्रल पार्ट कौन है? तो वो उसका GIF हो गया। तो GIF का डोमेन क्या होगा? ऑल द रियल वैल्यू पे लेगा तो सब कुछ रेंज क्या होगा? ऑल द इंटीजर्स। मॉड का डोमेन क्या होगा? रेंज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड इज ए फ्रैक्शनल फंक्शन, क्या करता है? फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढ के देता है। किसी भी नंबर में 2 ही पार्ट होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढ के देता है उसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? और इन दोनों को मैं इन दोनों का कंबाइन करूंगा तो एक नंबर बन जाएगा, x इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। भाई दुनिया के हर नंबर में 2 ही तो पार्ट होंगे। 13.49 होगा तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना? 13। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना? फिर 13 को लिखते कैसे मैथ में? 13.49 का GIF, इस 0.49 को कैसे लिखते हैं? 13.49 का फ्रैक्शनल पार्ट। करेक्ट। कर्ली ब्रैकेटों पे क्या डिनोट करता है? फ्रैक्शनल पार्ट। जो क्या करके देगा? नामी फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढ के देगा और GIF क्या करेगा? उसका इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देगा। 4 सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का काम क्या होता है? राइट। सिग्नम क्या करता है कि आप ये एक ऐसा मशीन है कि आपको जो देना है इसका डोमेन ऑल द रियल वैल्यू होगा, नहीं आपसे सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। बट जब आंसर देगा ना वो, तो आपको सिर्फ 3 ही आंसर देगा, -1 0 1, और कुछ आंसर में देगा ही, राइट। कब पर -1 देगा, कब वो +1 देगा, कब 0 देगा। जहाँ पर डोमेन जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 1। जब आपका डोमेन 0 बनेगा तब आपका आंसर क्या होगा? 0। जब आपका डोमेन नेगेटिव होगा तब क्या आंसर देगा?
-1। जैसे इस मशीन में वैल्यू डालोगे ना तो क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि आपने जो इनपुट डाला वो कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। अगर उसने देखा कि आपने नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट किया, राइट, तो वो क्या करेगा, आपको थोड़ी देर के बाद क्या आंसर दे देगा, -1। अगर आपने पॉजिटिव इंसर्ट किया होगा तो क्या आंसर देगा, 1। अगर आपने डोमेन 0 इंसर्ट किया होगा तो क्या आंसर देगा। मेरा कहने का मतलब है, जिसको समझ में नहीं आया भाई, अगर आपको बोले सिग्नम ऑफ 3x - 4 और आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 5/3, तो आप क्या बोलोगे आंसर, 1। कैसे पता चला, अगर 5/3 का वैल्यू बना है इसलिए बना आंसर, वो पॉजिटिव डोमेन है। एक जगह पर आपने 5/3 रखा तो 3 कट हुआ, 5 - 4 1 कैसी वैल्यू है, इसलिए उसने बन दिया, नहीं डोमेन बना इसलिए 1 आंसर दिया, है ना। तो वो क्या करेगा, वो पता कर लेगा। मतलब ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मेरा x 4/3 से बड़ा है तो इसका आंसर 1 आएगा। कैसे पता चले, ग्रेटर देन 4/1, bx - 4 कहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो जब x ग्रेटर देन 4/3 होगा। x अगर इक्वल टू 4/3 डाला तो 0 देगा, x लेस देन 4/3 डाला। ये सब क्लियर है आप लोगों का, ये पहले भी बात हो चुका है, ठीक है ना। अब आप लोग अपना बुक ओपन करिए, मैं आपको इसके अंदर सारी एक्सरसाइज बता देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड होता है, आप लोगों को ध्यान होगा, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज और एक होता है कोडोमेन। क्या होता है कोडोमेन, there are three words in function, one is called domain, another is called range and third one is called codomain। तो codomain क्या होता है, और सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो व्हाट इज कोडोमेन, इससे यूनिवर्सल है। कोडोमेन क्या होता है, यूनिवर्सल है, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर नंबर सिस्टम की बात करूंगा तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, तो आपका कोडोमेन है। जब हम लोग फंक्शंस को रिलेट करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, फंक्शन इज फ्रॉम A to B। इसको बोलते कैसे हैं, फंक्शन इज फ्रॉम A to B। और ये जो A होता है ना, दिस A इज द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। ये A किसको रिप्रेजेंट करता है, और जो B होता है किसको रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है रेंज तो होता है, पर वो रेंज नहीं होता, क्या होता है, वो डोमेन होता है। तो क्या होता है, वो डोमेन होता है। जैसे कि f is from R to R, f of x equal to x square plus 5। अगर मुझे ऐसे दिया है, आप लोग को स्कूल की एग्जाम ऐसे आते हैं कि फंक्शन इज फ्रॉम R to R, तो ये R क्या हुआ पहले, तो ये R क्या हुआ, अब फंक्शन क्या दिया हुआ है, इसका डोमेन कौन है, R भी है, तो दिया ही हुआ है, नहीं भी दिया तो पता चल रहा है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो ना, सही है ना। इसका रेंज इसका रेंज क्या होगा, 5 से बड़ी वैल्यू, भाई किसी का स्क्वायर तो हमेशा उसमें अगर आपने +5 किया तो आपका आंसर सिंपल सा है, किसी का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, उसमें हमने क्या ऐड किया, तो आपका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका रेंज क्या हुआ, 5 से इनफाइनाइट। रेंज क्या हुआ, 5 से इनफाइनाइट। जो रेंज होता है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इससे बाहर तो जाएगी नहीं रेंज, तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर होता होगा, तो इसमें ये रेंज नहीं है, ये क्या होता है, कोडोमेन, आपका यूनिवर्सल सेट। ये क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट, तो सबसे बड़ा सेट होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो इसी को बिलोंग करता होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसे भी होता है, जैसे इसमें x स्क्वायर की जगह पर मैं x क्यूब कर देता हूँ, अब मेरा रेंज क्या होगा, अगर x स्क्वायर की जगह पर मैंने x क्यूब कर दिया तो व्हाट इज माय रेंज, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्या होगा, ऑलवेज। भाई क्यूबिक है तो नेगेटिव में भी तो जाएगा, तो इसका रेंज क्या हो गया, इसमें आपका रेंज और कोडोमेन दोनों या तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा या तो रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा।
ऐसा कभी हो सकता है कि मेरा आउटपुट मेरे यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाए? दो ही पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी? रेंज इक्वल टू कोडोमेन और रेंज सबसेट ऑफ। क्लियर है? राइट, तीन वर्ड पे पूरा फंक्शन डिपेंडेंट है। कौन कौन से तीन वर्ड? डोमेन, रेंज, कोडोमेन आपको कभी नहीं भूलना होगा क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। वो क्वेश्चन जिसने बनाया उसके हाथ में कि उनको क्या यूनिवर्सल सेट देना है। अगर नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट हमारे लिए यूनिवर्सल सेट कौन? रियल नंबर। अगर नहीं दे रखा है यूनिवर्सल सेट कौन? राइट, बट मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है। आपको ढूंढना से दो ही की जाने वाले, कौन कौन सा? डोमेन। इसलिए मैं बहुत पहले आप लोगों को पढ़ा चुका था, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। राइट, निकाला देखो सबने उसका फर्स्ट। अब इसमें रिलेशन क्या होते हैं मैं बताता हूँ। पहले आप लोग इसमें एक एक एक्सरसाइज देखते जाओ। तो पहली एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को जब स्टेट थ्योरी पढ़ाया था तब कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? किसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? मतलब अगर दो मतलब ए और बी उस सेट का आंसर ए और बी है तो ए सेट ए से बिलोंग करता है और बी सेट बी से बिलोंग। कोई पूछे ना आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है तो आपको ये आंसर देने का कि कोई भी दो सेट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जब आप दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मली आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो उसका आप प्रोडक्ट बोलते हो, बट उसको 2 into 3 को मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, नॉर्मल प्रोडक्ट है। बट अगर मेरे पास दो सेट है 1 2 क्रॉस 3 4 तो दो एलिमेंट को या दो डेटा को या दो सेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्ड यूज ही तब होता है जब हम लोग कोई भी दो सेट्स को मल्टीप्लाई। सेट क्या होता है? इट्स ए वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डेटा। राइट, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डेटा। तो मैं जब अगर मुझे दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी इज गिवन सपोज 4 and 5 तो इन दोनों सेट को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इनपुट में 3 एलिमेंट है। कौन कौन से? 1 2 and 3। बट मेरा जो आंसर आना है वो सिर्फ कहाँ से आना है? 4 and 5 में से। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट। अब जब 2 डायमेंशन में एक्स कोमा वाई बोलते तो एक्स क्या है? हम लोग ग्राफ पेपर में जब कोई पॉइंट बोलता हूँ मैं एक्स कोमा वाई तो आपके हिसाब से एक्स कौन है? एक्स आपका इनपुट है। एक्स कौन है? भाई वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? तो एक्स कौन है और वाई कौन है? तो ये आपका एक्स इसको बिलोंग करता है, वाई इसको बिलोंग करता है। इनपुट में आप क्या डाल रहे हो? 1 2 या 3 और आपका आउटपुट कहाँ से आना है? 4 या 5 से। तो मैं जब 1 डालूंगा तो मेरे पास आंसर के 2 चॉइस है, या तो 4 आंसर आ सकता है या तो इसका मेरे को सबसे पहले 1 के साथ 4 पॉसिबल है और 1 के साथ फिर 2 के साथ भी 4 पॉसिबल है और 5 पॉसिबल है, 3 के साथ एक है पॉसिबिलिटी बन सकती है। 1 के साथ 2 चॉइस, 2 के साथ 2 चॉइस और 3 के साथ भी 2 चॉइस। ये जो मैंने किया मैंने इन दोनों का क्या फाइंड किया है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या फाइंड किया है? फिर इसको फाइंड करने के बाद आपको बोला था कि इसका डोमेन ढूंढो। तो डोमेन में क्या लिखा होगा? 1 2 3। रेंज में क्या लिखा होगा? क्लियर है? अच्छा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होता है? नहीं। पर नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेशन रूल को फॉलो करता है, बट यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा क्योंकि बी क्रॉस ए करते हुए आपका इनपुट कौन हुआ और आपका आउटपुट कहाँ था? तो फिर अब आप 4 के साथ कौन कौन जा सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 5 के साथ भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बने? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बने? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में कुछ सेम होगा तो फिर क्या सेम होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या सेम होगा? दोनों का इनपुट आउटपुट बदल जाएगा। यहाँ का इनपुट 1 2 3, आउटपुट
यहाँ पे इनपुट आउटपुट। मैं जब इनपुट बोलता हूँ आपको इनपुट नहीं पूछेंगे, आपको क्या पूछेंगे? और रेंज आउटपुट की जगह पर। क्लियर? तो आप एक्सरसाइज 2.1 में देखोगे, वैसे मुझे बताने जैसे कुछ है नहीं, पर फिर भी आप देख लो। तो पहला क्वेश्चन है, अब क्या बताओ इसमें? x का कोऑर्डिनेट x के साथ इक्वेट करोगे, y का कोऑर्डिनेट x/3 + 1 5/3 होगा, y - 2/3 1/3 होगा, x का मिल जाएगा, है ना? सेकंड में आपको बोला है कि A has the 3 elements and the B has the 3 elements, मतलब B के अंदर तीनों एलिमेंट दे रखा है 3 4 में, तो कुछ है नंबर ऑफ एलिमेंट A + B क्या होगा? तो मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें मुझे कुछ काम है। अच्छा, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, और फिफ्थ क्वेश्चन बोला है कि ए क्या है और आपको ढूंढना क्या है? तो ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? भाई 2 इंटू 2 तो 8 होगा ना। अगर वो एलिमेंट ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? पहले कर लेंगे, फिर उसको, तो लास्ट में जब a इंटू ए करोगे तो एक एक एलिमेंट के अंदर, मतलब ये जैसे एक एलिमेंट हो गया ना, इस एक एलिमेंट के अंदर तीन एलिमेंट आएंगे। क्यों 3 एलिमेंट आएंगे? क्योंकि एक क्रॉस मतलब 2D में से 3D बच जाएगा। अब आपके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक कोऑर्डिनेट कर लोगे, कर लोगे ना? भाई लगे नहीं कर पाओगे मुझे बताना, फिर ऐसा ना कि स्कूल के एग्जाम में ये भी नहीं आया तुम लोग। तो जैसे 6 क्वेश्चन है, उसमें बोले ए क्रॉस बी ऑलरेडी दिया, तो बोले ए कौन और बी कौन? तो ए कौन? ए कॉमा बी कौन? इंटरसेक्शन यूनियन सबको ढूंढना आता है ना? 8 वाला क्वेश्चन, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? बी के अंदर ए क्रॉस बी, उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 16। नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला क्या होती है? और सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? सबसेट इसको पावर से, मतलब सबसेट क्या होता है? सबसेट कोई पूछे मैंने आपको समझाया था, आप लोग ध्यान नहीं रखते हो। जैसे सबसेट टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। सबसेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। आपके सामने जो ऑब्जेक्ट पड़े उसमें से आप कैसे सिलेक्ट करते है ना? जैसे आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है, कौन सा? बी वाला, सॉरी ए वाला, क्या दिया हुआ है? ए इज गिवन 1 2, बी इज गिवन 3 4। तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? आप बोलो, मैं लिखता हूँ 1 3 1 4 सही है। 1 3 1 4 2 3 2 4। इनपुट कौन? 1 2। आउटपुट कौन? 3। ये ठीक है। अब अगर मुझे इसके सबसेट बता रहा हूँ, इसके सबसेट क्या होंगे? तो इसका सबसेट मतलब कि मेरे सामने 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और मुझे पूछा जाता है कि जाइए और आपको जो पसंद आता है ले लो। मैं गया, मैंने 4 एलिमेंट देखा और मुझे एक भी पसंद नहीं है, तो क्या करना? कुछ नहीं लूंगा, तो कुछ नहीं ले रहा तो उसको क्या बोलोगे? ऐसा हो सकता है आपको कोई एक एलिमेंट पसंद है, तो आपको जब एक एलिमेंट पसंद है तो कौन पसंद आ सकता है? 1 3 आ सकता है पसंद। और जब सबसेट लिखोगे तो हमेशा किसके अंदर लिखोगे? क्योंकि नाम ही सबसेट है, तो सेट है तो कर्ली ब्रैकेट को लगना ही लगना है। फिर 2 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ऐसा नहीं तो हो सकता मैं 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इन दोनों को कर सकता हूँ, इन दोनों को कर सकता हूँ, इन दोनों को कर सकता हूँ, 2 के पेयर करेंगे, फिर 3 के पेयर करेंगे, भाई ये तीनों सिलेक्ट करके आ गया। तो लिखना तो किसी को तीनों सिलेक्ट किया तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 3 1 4 and 3 जो भी 3 आप ले,
सेकेंड भी तो इसके अंदर 3 क्लियर कर रहा हूँ, लास्ट में ऐसा भी तो सकते हैं 4 हो गया। ये सारे जब आप काउंट करोगे ना जितने भी होंगे ये टोटल कितना होता होगा 2/4 का आंसर फॉर्मूला क्या होती है नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2/n और ये जो सारे का सेट बना उसको क्या बोलते हैं अपने पावर, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आज कर लोगे ना 2.1 में तो सही नहीं, पर क्लास वाला बता दो, क्लास वाला द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A is how many elements? 9. कितने एलिमेंट थे? 9. Among which are found -1, 0, 0, 9 में से 2 पता करें अपने को कौन कौन से, तो आपको बताना है कि A से के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, क्योंकि आपका डोमेन भी A है, आपका आउटपुट भी कहाँ से मिलना है A में से मिलना है, इसमें कि मेरा x कोऑर्डिनेट भी A को ही बिलोंग करता है और मेरा y कोऑर्डिनेट भी, कौन कौन से एलिमेंट है, कितने एलिमेंट, 3 और A के अंदर 3, दूसरे में भी 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट होंगे, उसमें 2 दे रखे 7 बाकी के लिख लेने। पहला काम क्या करना, उसके अंदर 2 दे रखे बाकी के 7 लिख लेने, लिख लोगे फिर क्या फिर वही पूछा A से पूछा फिर बोले बाकी के एलिमेंट ढूंढ के दे दो, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन और फंक्शन क्या है, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों होता है रिलेशन, ये तो पता है ना आप लोगों को। देखो ना यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट फंक्शन ना क्वाड्रेटिक फंक्शन ना वैसे फंक्शन की सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो उसके डोमेन पे डिपेंडेंट होता है और रेंज पे डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसको 1-to-1 फंक्शन, क्या बोलते हैं, नाम में ही देखो ना कैसा है 1-to-1, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होना चाहिए, इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होना चाहिए, करेक्ट। जैसे कोई किसी की एग्जांपल दो तो मैं बोलूंगा f(x) = 3x + 5, इसमें अगर आप जैसे जैसे x को चेंज करोगे तो आपका आंसर भी दो, ऐसा कोई भी 2 इनपुट है जब आपका आंसर चेंज, कौन सा, ये किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, किसका है, लाइन का ग्राफ है। लाइन का ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो लाइन का ग्राफ जैसा कुछ बनता है, ऐसा कभी होने वाला है कि कोई 2 वैल्यू के सेम आंसर दे देगा, है ना। तो ये कौन से टाइप का फंक्शन हुआ, 1-to-1 फंक्शन का जो मैथमेटिकल नाम होता है जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ये सारी चीजें वापस आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आएगा, तो मैं उस टाइम पर नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं एक्सपेक्ट मत करने तो मैं वापस आपको समझाऊं ये, इसीलिए आप लोग कभी नहीं समझ सकते कुछ लीजिएगा। 1-to-1 फंक्शन किसको बोलते हैं, जब आप डोमेन चेंज करोगे आपका रेंज भी चेंज होगा, राइट। उसका मैथमेटिकल नेम इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है जिस इज कॉल्ड द मेनी-टू-वन फंक्शन, नाम में ही देखो ना कैसा है, मेनी-टू-वन फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट के लिए सेम आउटपुट आता है, मेनी-टू-वन मतलब 2 या 2 से ज्यादा इनपुट बट आउटपुट सेम। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल है, f(x) = x² + 5, इसमें अगर मैंने 1 रखा तो मेरा आंसर कितना आएगा, ठीक। मैंने -1 रखा तो आंसर कितना आएगा, आपके 2 अलग अलग इनपुट है बट आपका आउटपुट, मुझे एटलीस्ट ऐसी 2 वैल्यू मिल जानी चाहिए जिसके लिए मेरा आंसर
same हो, then this kind of function is called many to one function. ट्रिग्नोमेट्री अभी हमने पढ़ा 2 महीने पढ़ी गए सबने। मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे फंक्शन होते हैं साइन कोस कोट टेन सेक कोस ये सारे कैसे फंक्शन है? 1 to 1 है कि मेनी टू 1? सारे के सारे मेनी टू 1 है। क्यों मेनी टू 1? एक एग्जांपल तो साइन टू मेनी टू साइन 30 और 150 साइन 30 भी 1/2 होता है, साइन 150 भी, साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी अलग अलग एंगल पे सेम आंसर आ रहा है। कोस भी मेनी टू 1 होता है, 0 पे भी 1 होता है, 360 पे भी 1 ही होता है। और जब साइन कोस मेनी टू 1 है तो फिर सबको मेनी टू 1 ही होना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब किस पे डिपेंड है। तो कैसा फंक्शन हुआ? मेनी टू, उसका और कोई नाम नहीं होता, मेनी टू 1 जैसे 1 to 1 का जैसे इंजेक्टिव फंक्शन नाम होता है वैसे मेनी टू 1 का और कोई मैथमेटिकल नेम नहीं होता, राइट। तो कोई भी फंक्शन को मेनी टू 1 प्रूव करना है तो आपको क्या करने का? दो ऐसा इनपुट ढूंढ लेने का जिसका आंसर क्लियर। ग्राफिकली अगर आपको कभी चेक करना, जैसे अगर मैं आपको बोलूं जैसे मेरे पास है कैसा फंक्शन, कोई भी ऐसा फंक्शन का ग्राफ है, आपको क्या फंक्शन दिया भी नहीं, फंक्शन दिया भी नहीं है बट फंक्शन का ग्राफ दे रखा है और बोलते हैं फंक्शन 1 to 1 है मेनी टू 1, कैसे पता चला? कैसे पता चलता है? देख के क्या है मेनी टू 1 है? 1 to 1 है। इसमें क्या अभी आप लोगों को समझ ही नहीं है 1 to 1 क्या होता है, मेनी टू 1 क्या होता है? ये तो आप लोगों को बेसिक क्लियरिटी नहीं है ग्राफ को लेकर। वापस 1 to 1 ये मेनी टू 1 ग्राफ है, 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट चेंज होगा। इनपुट मतलब कौन? एक्स। इनपुट मतलब कौन? एक्स। और आउटपुट मतलब कौन? मेनी टू 1 का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग एक्स के लिए मुझे सेम वाई मिलना चाहिए। सेम वाई कब मिलता है? ग्राफ में। कोई आपको पूछे कि आपका y की वैल्यू सेम कब हो सकती है? ठीक है, मैं बताता हूँ। आपकी y की वैल्यू सेम कब होती है? जब आपका लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनता है। आपकी y की वैल्यू सेम कब होती है? जब आपका लाइन किसको पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है। ये अगर पॉइंट अगर 0,1 से पास हो रहा है तो पूरे लाइन पर y का आंसर कितना होगा? 1, बट x का आंसर तो बदलता रहेगा। तो कोई आज के बाद आपको कोई पूछे कि भाई y कब सेम होता है तो क्या बोलोगे? जब आपका लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और x की वैल्यू सेम कब होती है? करेक्ट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैंने एक लाइन बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस और अगर उसने ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट किया, जैसे कट कर रहा है 1 पॉइंट 2 पॉइंट और एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल टू पूरे लाइन पर कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है? y, बट एक्स कोऑर्डिनेट तो डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर अगर x1 है तो x1 के लिए भी आंसर y है, x2 के लिए भी आंसर y है, x3 के लिए भी आंसर। तो इनपुट चेंज हुआ x1 x2 बट आउटपुट चेंज नहीं हुआ। तो कौन सा फंक्शन हुआ? तो कैसे करोगे भाई? अगर मैंने कोई भी ग्राफ अगर दे रखा और मुझे अगर सिर्फ पता करना हो कि वो 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है तो मैं उस ग्राफ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लूंगा। अगर वो लाइन ने उस ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट किया तो मेनी टू 1 है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट करने का मतलब क्या है कि आपका इनपुट चेंज हुआ बट आउटपुट चेंज नहीं हुआ। जैसे ये ग्राफ, ये 1 to 1 का ग्राफ क्यों? बिकॉज यहाँ पर कहीं पर भी लाइन बना लो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कभी भी 2 पॉइंट पर कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट भी चेंज हो रहा है। तो ये एक्चुअली आपको समझ में आएगा 1 to 1 क्या होता है, मेनी टू 1 क्या होता है। कैसे करोगे वापस बताओ? फंक्शन का ग्राफ दे दिया, जरा आपको चेक करना हो 1 to 1 है कि मेनी टू 1।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किया जाएगा। ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट किया तो मेनी टू वन है, और अगर एक ही पॉइंट पर कट किया तो 1 to 1। क्लियर, राइट? तो डोमेन को लेके देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शंस, वन इज कॉल्ड 1 to 1 फंक्शन, अनदर वन इज कॉल्ड मेनी टू वन फंक्शन। द मैथमेटिकल नेम ऑफ 1 to 1 फंक्शन इज इंजेक्टिव। ये टाइप का फंक्शन आज तक कभी नहीं बनता है, जो होता है 1 to many। कौन से टाइप का फंक्शन आज तक नहीं बना है? क्योंकि आपने ऐसा मशीन कभी देखा है कि मैं इनपुट में प्लास्टिक से टिप डाल रहा हूँ, पर वो मुझे मार्कर प्लास्टिक के भी बना के देता है, स्टील का भी बना के देता है। पॉसिबल है? इनपुट एक हो पर मुझे अलग अलग आउटपुट मिलता है, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है? क्यों रूट का आंसर कभी भी प्लस में? जैसे आप लोग काफी लोग ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग से, अब तो शायद नहीं बोलोगे कि रूट 9 का आंसर क्या होता है, बोलते हैं प्लस माइनस। फिर ऐसा होता, रूट का आंसर हमेशा क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर आज तक का मेथड पूरा गलत हो जाता है। क्योंकि अगर रूट 9 का आंसर प्लस माइनस नहीं बोलता तो मैंने इनपुट में 9 डाला, तो उसने आंसर किसने दिया? 2। कौन कौन सा? +3 और 1 to many होगा। एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिले, और ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर रूट 9 का आंसर प्लस माइनस x² इक्वल टू जब 9 लिखते हैं तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं? प्लस और -3 लिखते हैं। तो उनको लगता है रूट 9 का आंसर प्लस और -3 है, और रूट 9 का आंसर प्लस -3 है। ये प्लस माइनस और स्क्वायर हटने की वजह से आया है। रूट 9 का तो आंसर 3 ही है, वो प्लस माइनस किसकी वजह से आया है? वो जो स्क्वायर हटा उसकी वजह से आया है। क्यों? क्योंकि x² इक्वल टू 9 एक मेनी टू वन फंक्शन। 3 डालोगे तो भी 9 देगा, माइनस में रखोगे तो भी 9 ही देगा। क्लियर? इसलिए रूट के आंसर प्लस माइनस नहीं होते। रूट का आंसर अगर प्लस माइनस होने लगेंगे तो फिर फंक्शन 1 to many एग्जिस्ट करने लगेगा, और ऐसा कोई मशीन आज तक बनी नहीं, करना बनेगा कभी कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ। क्लियर? तो आपको अगर ग्राफिकली चेक करना हो कोई भी कि ये फंक्शन है या नहीं है तो कैसे चेक करोगे? जैसे कि मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, ये जैसे ग्राफ मिल दिया कौन सा फंक्शन, तो जैसे ग्राफ दिया फिर बताना है सर कि ये फंक्शन है या नहीं। ये पता चला ना 1 to many का क्या मतलब है? क्या मतलब 1 रखा मेरा आंसर 2 भी आ रहा है, 1 रखने पर मेरा आंसर 3 भी आ रहा है। तो ये कौन सा टाइप का फंक्शन हुआ? ऐसा एग्जिस्ट, क्योंकि इनपुट में एक ही वैल्यू डाल रहा हूँ बट आउटपुट में 2 वैल्यू आ रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं। और आपको ग्राफ दे दिया, जब अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे। अगर आता है मतलब कर्व को 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर कट करता है तो ये फंक्शन क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट पर क्या चेंज नहीं हो रहा है, एक बट y तो यहाँ पर एक कोमा y1 मिला, यहाँ पर एक कोमा, यहाँ पर एक कोमा, तो मैंने इनपुट सेम है बट आउटपुट एक इनपुट पे ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। ऐसा पॉसिबल? तो कोई भी फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं नहीं हो चेक करने के लिए आपको क्या करने का? पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस बनाने का। पैरेलल टू x एक्सिस कब बनाने का? जब आपको 1 to 1 है कि मेनी टू वन है, वो जब चेक करना। बट फंक्शन है या नहीं है वो चेक करने के लिए आपको किसको पैरेलल लाइन बनाने का? y एक्सिस को। अगर उसने ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट किया तो फंक्शन नहीं। पर मैथमेटिशियन लोगों को जैसी सबकी जरूरत पड़ रही थी, इसलिए हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट बनाया जिसको बोलते हैं रिलेशन। तो क्या बोलते हैं? रिलेशन। रिलेशन और फंक्शन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वरना रिलेशन की कोई जरूरत नहीं थी। वो एक डिफरेंस ये है कि जहाँ पर फंक्शन की लिमिटेशन आ जाती है तो वे फंक्शन 1 to many नहीं हो सकता, बट 1 to many की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? तो उन्होंने नया कंसेप्ट बनाया जिसके उन लोगों ने क्या नाम दे दिया? रिलेशन। तो कोई पूछेगा व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन? देयर इज ओनली वन मेजर डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है वो मेजर डिफरेंस? रिलेशन 1 to many होता है,
फंक्शन वन टू मेनी नहीं होगा। बस यही मेथड। रिलेशन वन टू मेनी होता है, फंक्शन वन टू मेनी नहीं होता। क्लियर है? जब आप लोग एक्सरसाइज 2.2 में देखेंगे, अच्छा रिलेशन जैसे फंक्शन ऐसे लिखते हैं ना, अपने लिखने का ऑब्वियसली थोड़ा तरीका अलग होगा। जैसे फंक्शन में ऐसे लिखते हैं, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है? बी को। वैसे रिलेशन को जब लिखन तो ऐसे लिखा जाता है ए आर बी। आर इज फॉर रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन? ए टू बी के लिए रिलेशन। तो ए कौन है? डोमेन। बी कौन है? कोडोमेन। ठीक है, बस लिखने का तरीका में इतना था। और मेजर डिफरेंस क्या है? जो फंक्शन होता है वो वन टू मेनी नहीं होता और रिलेशन। ठीक है, ओके। अब देखो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों को क्या दिया हुआ है? 1 2 3 अप टू द 14। डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A to A by R equal to x, y और 3x minus y equal to 0. Write down its domain, codomain and range. क्या रिलेशन दे रखा है आप लोगों को ऑलरेडी x और y के बीच में? दिया है क्वेश्चन। 3x minus y equal to 0. तो 3x equal to y, और y equal to 3x हो गया, और x एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें y क्या दिया हुआ है आप लोगों को? 3x, और x कहाँ से लेना है? a से, और a क्या क्या दिया हुआ है? 1 2 3। तो अगर आपने x को 1 रखा तो आंसर क्या आएगा? 3, 2 रखा तो 3 रखा तो ये सारे लिखने हैं आप लोगों को। तो फिर मैक्सिमम क्या रखोगे? 14 का आंसर क्या आएगा? 42। करेक्ट। डोमेन में क्या दे रखा है? 1 to 14। डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A to A by R equal to x, y and 3x minus y equal to 0। तो y equal to 3x दिया हुआ है। फिर पहले रिलेशन बना लिया हमने, ये आप लोगों का रिलेशन बनता है। डिफाइन ए रिलेशन, तो ये आप लोगों का रिलेशन हो गया। x और y दोनों एक में बिलोंग करते हैं, तो y ये लोग बता रहा हूं। ये ठीक है, यहाँ तक आया फाइन। फिर आप लोगों को ये चेक करने का, जब रिलेशन दिया जाता है तो x और y मतलब आपका डोमेन किसको बिलोंग करेगा और रेंज किसको बिलोंग करेगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा। आप जब देखोगे तो साल के अंदर कैसे उसको रीड करते हो आप लोग। x, y, तो x कौन है? इनपुट मतलब डोमेन। y कौन है? रेंज। अब आपको रिलेशन दे दिया होगा 3x minus y equal to 0 या तो y equal to 3। फिर आपको ये भी बताया होगा कि x और y कहाँ से लेना। ये क्वेश्चन में दिया होगा ना, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ से लेना? तो उन्होंने दिया हुआ है where x and y both are belongs to A, where both x and y belongs to A। तो अगर मैं ये रीड नहीं करता हूँ तो मैं ये आंसर लिख के आ जाऊंगा। पर अगर मैं ये रीड करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है? x एंड y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? और a के अंदर फिर कितने एलिमेंट? तो मेरा आंसर 14 से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या क्या ले सकते? 3 नहीं ले पाओगे, 12 ले पाओगे। फिर 5 लेने जाओगे तो 15 आ जाएगा, जो आपके a के बाहर चला गया। तो आपके आंसर में रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ये 4 एलिमेंट आएंगे। तो ये देखने का आपको कि आपका डोमेन एंड रेंज दोनों किसको बिलोंग करना है। क्लियर? अब मुझे बता इसका डोमेन कौन, रेंज कौन और कोडोमेन कौन? 1 2 3 कोडोमेन क्या? यूनिवर्सल सेट। वो तो कहाँ से कहाँ करना होता है? 1 से 14 में कुछ भी आ सकता है। क्लियर? तो आया समझ में सबको? उसके बाद सेकंड वर्ड। अब आप लोग बताते जाओ क्या होगा। डिफाइन ए रिलेशन R ऑन द सेट n नेचुरल नंबर बाय R। रिलेशन R क्या लेना है? n to n। किसके लिए लेना है रिलेशन? नेचुरल नंबर के लिए दिया हुआ है। ओके। y equal to x plus 5, x is a
नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो मेरे डोमेन में सिर्फ कौन कौन आएगा? 1 2 3 1 2 4 आएगा। नहीं लेस देन 4 बोला तो फिर कौन कौन आएंगे? 1 2 3 ओके, तो मेरा रेंज में कौन कौन आएगा? 6 7 8 6 7 और 8। अच्छा, ये जो फॉर्म होता है इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? सेट के लिए याद करो, किसी सेट को लिखने के दो मतलब दो अलग अलग फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक तो दिया हुआ है कौन सा फॉर्म है? जो वर्डिंग में होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जो आपने लिखा 1, 6, 2, 7, 3, 8 क्लियर है ना ये सब? ओके। थर्ड, A equal to 1 2 3 5, B equal to 4 6 9. Define a relation R from A to B by R of x, y, the difference between x and y और x और y दोनों किसको बिलोंग? x किसको बिलोंग और y किसको बिलोंग? B। और x और y का डिफरेंस क्या आना है? तो बताने दो क्या चीज। 1 के साथ 4 चलेगा? चलेगा ना। 1 और 4 का डिफरेंस तो -3, बोलिए 4 - 1 3, तो ओड आया 1 6 चलेगा? 1 9 नहीं चलेगा। 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 नहीं चलेगा। 5 4 यस 5 6 चलेगा। 5 9 नहीं चलेगा। तो आपने जो लिखा रोस्टर फॉर्म ही तो हुआ, जो आंसर लिख लो कौन सा फॉर्म हुआ? सही है, समझ आ रहा है? 4, figure 2.7 shows the relationship between two sets P and Q. Write this relation in set builder form and roster form. Roster form पहले बता दो। तो 5 6 7 डोमेन हुआ, 3 4 7 रेंज हुआ। ये ठीक है, डोमेन और रेंज भी मिल गया। सेट बिल्डर और सॉरी रोस्टर फॉर्म, जब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं? पहले क्या करने का? वेरिएबल को डिनोट कर देने का। R is equal to x, y, फिर क्या करूं? क्या हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो मैं से बोल सकता हूँ y is equal to x minus 2। y minus 2 करोगे तभी तक कोई आएगा। अभी तो लेट कौन है? 5। तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? है ना? ओके, पर यहाँ पर छोड़ के आ जाओगे तो सही आंसर नहीं है। फिर x और y किसको बिलोंग करोगे? तो x इज बिलोंग्स टू a बाय नेचुरल नहीं उसमें दिया हुआ ना। अच्छा p सॉरी जो भी दिया हुआ है, x belongs to B and y belongs to Q। ये लिखना जरूरी है, ठीक है, वरना पता कैसे चलेगा? क्लियर? कर लोगे फिर ये? ओके, एक बार क्वेश्चन उसके अंदर ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। देखो ना एक बार यहाँ पर रिलेशन में एक ही चीज जो समझ में देते होते, दो चीजें, एक तो डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन फंक्शन वो हमें पता होना चाहिए, और सेकंड नंबर ऑफ रिलेशन। ये क्वेश्चन देगा, इस फॉर्मूला याद रखने से मतलब नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये जैसे मैंने लिख रखा है, A is a set of 1 2 3, B is a set of 4 5 6 7। One relation is already given x, y, where y equal to x, x belongs to A and y belongs to B। इसका आंसर बताओ।
तो आर क्या होगा? y इक्वल टू एक्स चाहिए तो y और y किसको बिलोंग कर रहा है? b को। y किसको बिलोंग कर रहा है? b को। x किसको बिलोंग कर रहा है? तो टेक टू को कुछ नहीं है, यहाँ लग एक कुछ में फोकस मत करो, फिर फोकस करो। y किसको बिलोंग कर रहा है? b को। x किसको बिलोंग कर रहा है? a को। और y और x क्या चाहिए? सेम चाहिए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अभी मेरा रिलेशन नल सेट आया, रिलेशन देखिए एलिमेंट नहीं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने y इक्वल x को लिया था, मैंने y इक्वल टू x प्लस 1 ले लिया, तो मेरा आंसर में क्या आएगा? 1 प्लस 1, अगर 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 चलेगा? तो वही इसमें 2 प्लस 1 3 भी नहीं चलेगा, बस 3 रखोगे तो चलेगा। तो एक एलिमेंट है, कौन सा? 3। अब मैंने y इक्वल टू x प्लस 2 कर दिया, तो कौन कौन चलेगा? 3,5 करेक्ट। मैंने चेंज किया मोड ऑफ y माइनस x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या चलेगा? सारे चलेंगे क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव और वो भी मॉड का, तो फिर मुझे सारे लिखने पड़ेंगे। 1,4 भी लिखना पड़ेगा, 1,5 भी लिखना पड़ेगा, 1,6 भी लिखना पड़ेगा, 1,7 भी लिखना पड़ेगा, जितने भी सारे लिखने पड़ेंगे बेसिकली। कितने एलिमेंट आएंगे? 12। 3 into 4 12 एलिमेंट आएंगे, तो सारे लिखने पड़ेंगे, सही है ना। तो जैसे जैसे हम ये रिलेशन को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे मेरा आंसर बदल गया। अरे सारे के सारे आंसर जितने भी, कुछ भी बदल नहीं यहाँ पर, तो मुझे जो भी आर मिलेगा वो किसको बिलोंग करता है? जो आपका आंसर आ रहा है ये आया और भी इसको चेंज करोगे और भी आते होंगे, तो सारे के सारे किसको बिलोंग करेंगे? वो सारे के सारे किसको बिलोंग करेंगे? ए क्रॉस बी के सबसेट को बिलोंग करेंगे। किसको बिलोंग करेंगे? ए क्रॉस बी के सबसेट को बिलोंग करेंगे। कैसे? अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या क्या होंगे एलिमेंट? 1,4 1,5 1,6 1,7 2,4 2,5 2,6 2,7 और लास्ट में 3,4 3,5 3,6 और 3,7। करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हो जाए। अब इसके पावर सेट लिख रहा हूँ। पावर सेट इज व्हाट? सेट ऑफ सबसेट। क्या होता है इसमें से पसंद करने के तरीके? एक भी नहीं पसंद आया, फिर सिंगल पसंद आए तो 1,4 पसंद आ सकता है, 1,5 पसंद आ सकता है ना। फिर बहुत सारे आ सकते हैं, फिर 3,4 भी आ सकता है, 3,5 भी आ सकता है ना। फिर 2 की पॉसिबिलिटी बन सकती है, 3 की बन सकती है, 4 की बन सकती है, 5 की बन सकती है, लास्ट में 12 की बनेगी। कितने होंगे टोटल? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2⁻⁴ तो फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ सबसेट की। फॉर्मूला क्या होती है? 2⁻n, राइट। अब देखो, आपने जब x इक्वल टू y लिया था तो आपका आंसर क्या था? वो नल सेट है इसके अंदर, है ना। फिर आपने लिया था y इक्वल टू x प्लस 1, तो ये आया है कि 3,4 होगा। जब यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो 1,1 होगा ना, पेपर से छोड़ दिया। फिर जो आपने y इक्वल टू x प्लस 2 लिया था, जब मान जाने यहाँ तो नहीं है, आता आपको सब कुछ। जब आपने यहाँ पर y इक्वल टू x प्लस 2 लिया था तो यहाँ पर ये आएगा। तो जब आप 2 के सेट बनाओगे तो ये कहीं ना कहीं सेट 2, 4, 3, 5 का भी बना ही होगा, है ना। जब मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा तो कभी ना कभी इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। जब मैंने मोड ऑफ y माइनस x ग्रेटर देन 0 लिया तो मेरे आंसर को 12 के 12 एलिमेंट है, तो 12 के 12 एलिमेंट वाला भी एक सेट होगा यहाँ होगा। जब आपने सबको सिलेक्ट कर लिया, सही है। तो आपके कोई भी रिलेशन बना लो, जो बनाना है उसका जो आंसर आएगा उसी में से कहीं ना कहीं से हो, इसमें तो कोई एलिमेंट होगा ना आपका।
तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने पावर सेट में एलिमेंट है, और पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 2:12 सही है। ये 2:12 4096। मतलब अगर मुझे कोई पूछे ना कि ए और बी को लेके मैं मैक्सिमम कितने रिलेशन बना सकता हूँ, अलग अलग सारे रिलेशन लिखने बैठूं तो टोटल कितने रिलेशन बनेंगे? 409। आया समझ में? कंसेप्ट समझ आ गया? इसकी फॉर्मूला बना देता हूँ। नंबर ऑफ रिलेशन on A to B is always 2⁻⁴ number of A into number of B। भाई नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होगा, बट नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला क्या है? 2⁻n। वो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, किसके नंबर ऑफ एलिमेंट? A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट। और A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट होंगे कैसे पता चलेगा? एक एलिमेंट इंटू B की एलिमेंट। जैसे इस केस में क्या है आंसर? 2⁻12। कैसा है? इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो 2⁻3 × 4 तो 2⁻12 तो 4090। तो पूरे रिलेशन में सिर्फ 2 ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। 11th में 12th में फिर टाइप ऑफ रिलेशन की आएगा, और अभी तो आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहला डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है तो पता होना ही चाहिए, और डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन पता होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2⁻⁴ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, और उससे आपसे एक क्वेश्चन देखोगे, एक क्वेश्चन अब आपको समझ में आएगा क्या दिया हुआ है। A के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। B के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। उससे फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, तो 2⁻64। क्लियर? वो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मतलब 2 जब बना तो सारे उसके 2 देंगे नहीं ना। वाई को डेट देके नंबर ऑफ रिलेशन पूछेंगे तो एक ही रिलेशन, वो खुद ही रिलेशन दिया है। वाई को डेट से रिलेशन हो गया खत्म। मोड ऑफ 8 - 5 ग्रेटर देन 0 एक रिलेशन हो गया, तो पूछेंगे नहीं, एक ही रिलेशन है ना, ये तो ये एक रिलेशन है। तो आपको देंगे तो ठीक है, और फिर पूछेंगे इसको लेके कितने अलग अलग रिलेशन बना सकते है ना। वो तो देंगे, वो एक ही रिलेशन हुआ ना, वो थोड़ी नेक्स्ट होगी। क्लियर हो गया ये? ये क्लियर है? हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया नंबर ऑफ रिलेशन। अब आ जाओ आप लोग एक्सरसाइज 2.3 में। पहले सबने ओके, मुझे बताइए अब आप लोगों को कितना समझ आया उसके बेस पर। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। रिलेशन तो सारे ही होते हैं, रिलेशन हर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फंक्शन हर एक को सेटिस्फाई नहीं करता। तो मुझे बताओ नीचे में से कौन फंक्शन है और कौन नहीं है? पहले वाला फंक्शन है या नहीं है? है
सेकंड भी फर्स्ट है, सेकंड भी है, थर्ड नहीं। कैसे पता चला थर्ड नहीं? वन टू मेनी फंक्शन। क्या देखने का आपको? सेम एक्स के लिए जैसे थर्ड में देखोगे आप डोमेन में से 1 1 1 डाल दो, वो एक कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमेन को। तो थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें डोमेन कौन है? 1, बट रेंज क्या है? 3 and 5। एक इनपुट में कितना आउटपुट है? तो कौन सा फंक्शन हुआ? 1 2 में कोई फंक्शन होता नहीं है। बट फर्स्ट सेकंड में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, कोई भी दो इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं दिया हुआ। सही है? और इसमें नहीं बोला मैं पूछता हूँ, अगर मैं होता तो मैं ऐसे पूछता, अगर ये पूछ लेता कौन सा फंक्शन नहीं है, फिर मैं पूछता कि जो फंक्शन है वो कौन से टाइप का फंक्शन है, 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है? तो बताओ फर्स्ट वाला जो फंक्शन है तो 1 to 1 है, मेनी टू 1 है? बिकॉज डिफरेंट इनपुट पे 2 पे भी 1 दे रहा है, 5 पे भी 1 दे रहा है, तो 1 मेनी टू 1 हुआ। और बी वाला चेक कर लिया आपने? ठीक है, हर इनपुट का अलग अलग आंसर है, तो ये 1 to 1 क्लियर है? ओके। सेकंड वाला, सेकंड वाले का डोमेन, मॉड्यूलस का डोमेन रेंज माइनस इनफाइनाइट है। लिखोगे कैसे? एक्सप्लेन कैसे करोगे? अगर एग्जाम आए तो में कहीं लगाएंगे तो f of x इक्वल टू माइनस मॉड x दिया हुआ है, तो मॉड x इज, ये हमें बताइए कि मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने उसको किस से मल्टीप्लाई किया? तो आंसर इज लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई करते आपकी इनइक्वालिटी की साइन, इसका रेंज माइनस इनफाइनाइट से, सही है ना? फिर सेकंड का सेकंड, मैंने जब कि इससे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इक्वल टू वाई वाई लेने वाले क्वेश्चन हमने तो डिस्कस किए, ये सब तो कुछ सही नहीं उसके सामने। इसका सेकंड वाला पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ, पहले तो इसका डोमेन बताओ कैसे? रूट में है तो रूट में का आंसर मतलब डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके दो फैक्टर 3 माइनस एक्स है, 3 प्लस एक्स, नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर? -3 है, यहाँ पर माइनस प्लस, इससे बड़ी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो इसका डोमेन क्या हो गया? -3 से 3। कैसे होगा 0 से 3? इस पूरे में मेरे पास स्टार्ट करने के लिए कौन है? x2। हमें पता है कि x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको चाहिए किसका रेंज? अंडर रूट ऑफ 9 तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना, तो x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाई? तो लेस देन इक्वल टू, क्या ऐड किया? तो लेस देन इक्वल टू 9। अब फिर उसका क्या लिया? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट रहते ही 9 का स्क्वायर रूट, और ये तो पता ही कि हर स्क्वायर रूट के आंसर 0 से बड़ा ही होगा, तो आंसर रेंज क्या हो जाएगा? 0 से 3। ठीक है? तो इसके लिए दो क्वेश्चन में डोमेन रेंज फाइंड करना, बाकी सबसे अच्छी चीज फिर एक बार आ जाओ लास्ट वाले एक्सरसाइज में, फिर हो जाएगा 2.3 में कुछ नहीं है बाकी सारे। जो मुझे लग रहा है कि भाई शायद थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आप लोगों को, वो मैं बस बता देता हूँ। लास्ट वाला मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो, खुद समझो, फिर मुझे भी समझो। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन,
आ जाएगी तो समझ में तो मुझे बताइएगा। तो जीरो पे एक्सपोनेंट में अगर तो हाँ जी आंसर तो जो लोग रेगुलर स्कूलिंग जाते हैं उन लोग का तो हुआ ही होगा ना स्कूल में। अच्छा कोई नहीं हुआ तो मैंने अभी तो समझाया था आप लोगों को कौन फंक्शन होता है कौन फंक्शन नहीं होता। तो इसमें तो इनफैक्ट प्रूव करना है। आप बताएंगे आपने पढ़ा क्वेश्चन पर बताओ क्या है। तो आप इसमें बातें कर रहे हो जैसे आपको सब समझ आ रहा है। अभी समझे ना फंक्शन कौन होता है फंक्शन कौन नहीं होता। बताइए क्या होगा इसमें। ओके देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ फिर क्या समझ में आता है आप लोग। हाँ तो ऐसे बोलते जैसे सब कुछ समझ नहीं आता। आपको क्या दिया हुआ है f(x) दिया हुआ है ठीक है। f(x) अगर f(x) के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है फंक्शन को x² कब यूज करना है जब x इज बिटवीन 0 to 3। 3x कब यूज करना है एक चीज नोटिस करो तो 3 दोनों में लेने को बोला 3 दोनों में लेने को बोला सही है बराबर है। अब इसका मतलब ये कि ये f(x) में प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकते हैं क्योंकि 3 में जब डालने जाऊंगा तो x² भी एक्सेप्ट कर लेगा और 3x भी एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे 3 रखा तो 3 का स्क्वायर और नीचे में जब 3 रखा तो भी आंसर। तो प्रॉब्लम नहीं है कि 3 में दोनों ने सेम आंसर दिया। अगर दोनों ने अलग आंसर दिया तो 3 पे 2 आंसर मिल जाते तो फंक्शन वही होता है। बट यहाँ पर जब 3 रखा तो सेम ही आंसर आया। बाकी सारी वैल्यूज के लिए तो सेम आंसर आ ही नहीं सकता ना क्योंकि अलग अलग फंक्शन यूज करने वाले। भाई 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे x² यूज करोगे तो 2 पे 2 आंसर कैसे दे देगा नहीं दे पाएगा ना। तो प्रॉब्लम आता तो फिर कहाँ होता 3 पे। तो मैं क्या लिख के आ जाऊंगा f(3) जब मैं x² में f(x) = x² दिखाता मतलब अगर एग्जाम आता तो f(x) = x² फिर f(3) 9 दिखा देता फिर f(x) = 3x दिखा तो उसमें 3 रखता तो भी आंसर। तो सेम ही आंसर है तो प्रॉब्लम नहीं। वही g(x) में 2 दोनों में ले 2 और 2 के लिए 4 भी लेगा 2 के लिए एक इनपुट पे आउटपुट ऐसा फंक्शन इसलिए डी फंक्शन नहीं पर एक फंक्शन आया समझ में। सेकंड तो हुई जाएगी है ना। देखो 1.1 तो क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर x² माइनस y² वाले आइडेंटिटी यूज कर लो ठीक है। मैं कर लेता हूँ तो कुछ नहीं। थर्ड का डोमेन रेशनल फंक्शन तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। x² माइनस 8x प्लस 12 के 2 फैक्टर x माइनस 2n x माइनस 6 तो डोमेन में क्या नहीं चलेगा 2n तो क्या लिखूंगा ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट। फोर्थ का डोमेन ऑल द x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना रूट है तो रूट है तो रूट के आंसर तो पॉजिटिव ही आने चाहिए ना। है ना। फोर्थ में अगर आपको ऐसे दिया हुआ है f(x) = रूट ऑफ x माइनस 1 तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो ये क्या मिला डोमेन। ये क्या मिला आपको डोमेन 1 से लेके कहाँ तक इनफाइनाइट तक। फिर क्या ढूंढना था रेंज। रूट है तो रूट का आंसर ऑलवेज तो 0 से लेके। तो अब काफी बच्चे पूछते आप लोगों ने नहीं पूछा बट बच्चे पूछते हैं मेरे को
कि सर आपने यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिट लिखा, चलो तो समझ आया, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, ये तो रूट था डायरेक्टली, जीरो टू इन्फिनिट क्यों नहीं लिखा? एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव वैल्यू लेता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव लेता है, इसलिए वहां पर एक्स स्क्वायर को लेकर मुझे चेक करना पड़ा, यहाँ पर उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ में डोमेन क्योंकि मोड है तो जीरो को इंक्लूड करना है, मोड का आंसर जीरो तो होता ही है, तो क्लोज ब्रैकेट में डालोगे ना। अब इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है मिसलेनियस का 6 वाला, वैसे ही हमने क्लास में किया हुआ है तो आप लोगों को आता होगा। अच्छा, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया इंजेक्टिव फंक्शन कर लिया ना, कि वापस पीएनसी में आएगा तो मैं वापस नहीं बताऊंगा सर, उस टाइम पे मुझे ये मत बताना कि सर पता नहीं है। सिक्स में नहीं, पहले तो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन समझे, एक्स को मैं एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? y पर y मेरा आंसर होता है, तो इनडायरेक्ट मुझे क्या दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय, इसका y बोलो या f ऑफ x बोलो, एक ही बात है। y f ऑफ x इक्वल है, y का आंसर f ऑफ x की तो आंसर ही है। इसका डोमेन ऑल रेंज इक्वल टू y, हमें ये पता है कि भाई स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव होगा, स्क्वायर होने की वजह से 1 से बड़ा होगा, बट डिनोमिनेटर में ना, तो डायरेक्टली जब आपको कुछ नहीं समझना है तो क्या करना, इक्वल टू जो लिया हुआ है। और जैसे इसका डोमेन आपने तुरंत बता दिया कि आर होगा, कैसे पता चल गया आपको इसका डोमेन आर होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो, आपको इसलिए पता चल गया ना क्योंकि आपको एक्स ही ढूंढना था, डोमेन मतलब क्या ढूंढना है, और आपको फंक्शन भी किसमें दिया हुआ है, तुरंत पता चल गया। रेंज मतलब कौन ढूंढना है, तो मेरा फंक्शन भी किसको होना चाहिए, वाई, तो सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा, एक्स को। सब्जेक्ट कौन होगा, जैसे सब्जेक्ट वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, अब एक्स इन टर्म्स ऑफ, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई प्लस स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको तरफ शिफ्ट कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस, एक्स स्क्वायर की इक्वल है, तो मैं कंफर्म हो गया एक्स स्क्वायर है तो जीरो ये का, बिकॉज़ स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, वेविकर मेथड, नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर, एक 0 और एक 1 से बड़ी वैल्यू रखूंगा, बाजू में हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 से पर 1 को इंक्लूड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये अगर ऑब्जेक्टिव होता तो मैं इतना नहीं करता, क्योंकि फिर तो लॉजिक से पता चल रहा है, एक्स स्क्वायर में अगर आप 1 ऐड करोगे तो ऑब्वियस है कि आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, और आपका अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो आंसर तो पॉइंट में ही आना है, और स्क्वायर होने की वजह से 0 से बड़ा होना है, तो डायरेक्टली पता चल जाता है 0 से, पर स्कूल में तो दिखाना पड़ेगा, तो वाई रही आपके पास। जहां पर रेंज के लिए आपके पास स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं हो, जैसे इसमें स्टार्ट करने के लिए मेरे पास एक्स स्क्वायर था, इसमें स्टार्ट करने के लिए मेरे पास मॉड एक्स था, साइन एक्स के टर्म में कुछ होता तो स्टार्ट करने के लिए साइन एक्स है। जब आपके पास स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं हो तो ऑलवेज कौन सा मेथड आप अप्रोच करोगे, इक्वल टू किसको सब्जेक्ट बना देने का, ठीक है ना, फिर आपको पता है। सेवन में तो डायरेक्टली एक्स प्लस 0 कर देना, बस इसमें एक चीज जो लास्ट वाला है एफ बाई जी, 7 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एफ बाई जी का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, इतना लिख के मत आ जाना एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, वो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर ये लिखना भी जरूरी है, जब मुझे एफ बाई जी बोलेंगे, एफ कौन है, एक्स प्लस 1, जी कौन है,
फिर ये भी लिखना पड़ेगा वेयर x इज नॉट इक्वल टू b/, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 फिर वो डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना, ये लिखना पड़ेगा। फंक्शन R2R डोमेन है, वो डोमेन क्या है। अच्छा, 8 वाला क्वेश्चन, f के लिए थोड़े एलिमेंट दे दिए, फिर f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b दे रखा, किसको ढूंढना है, a और b को, कितने अननोन है, f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b में कितने अननोन है, 2, तो मेरे पास मिनिमम कितने रिलेशन चाहिए भाई, 2 अननोन को सोल्व करना हो तो मिनिमम कितने रिलेशन चाहिए, 2, और मुझे 4 स्टार दिया हुआ है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1, उसका क्या मतलब निकालो, 8 को जब मैं 1 रख रहा हूँ तो मेरा आंसर भी 1 आ रहा है, 8 को जब मैं 1 रख रहा हूँ तो मेरा आंसर भी 1 आ रहा है। तो पहला रिलेशन मिला 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 a प्लस b, पहला रिलेशन आ गया। और एक कोई भी पॉइंट ले लो, जो भी लेना है ले लो, 0,-1 ले लेते हैं, इसका x को जब 0 रख रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, तो ये जब -1 आ रहा है, कब, जब x कितना है 0, तो b इक्वल टू, अब ये b इक्वल टू -1 अगर यहाँ रख लेता हूँ तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा, a और b ढूंढना था। और कोई भी 2 पॉइंट हो जाएगा आंसर रहेगा, ऐसा नहीं कि और कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, पहले तो समझ आ रहा है, देखो 9, पढ़ा क्या दिया है, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फिर रिलेशन में दिया a कॉमा b, फिर a b बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, a इक्वल टू b स्क्वायर। तो कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे, जैसे a को अगर मैंने 1 रखा तो b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, a इक्वल टू 2 रखा b स्क्वायर 2 आया, तो b इक्वल टू √2, बट √2 का नेचुरल नंबर है ही नहीं, नहीं ले पाओगे। 3 रखा तो वो भी नहीं ले पाओगे, 4 रखा तो b स्क्वायर इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू, तो आपका एलिमेंट कौन होगा, 4,2 नंबर, वैसे चलेगा ना, लेना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रहा था। उन्होंने तो क्या पूछा है, a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, नीचे में से कौन सा ट्रू है बताना है, a बिलोंग्स टू R, ये ट्रू होगा कि नहीं होगा ये बताना है आपको। आप लोग को कितना क्वेश्चन समझ में आया है तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, a, b, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि समझ में नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे आप। a, b where a b belongs to नेचुरल नंबर एंड रिलेशन क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू b स्क्वायर। ये a इक्वल b स्क्वायर कब का रिलेशन है, जब a और b डिफरेंट है ना। अब अगर मैं यहाँ पर a, b की जगह पर अगर a, लिख दूं तो b की जगह पर भी किसको रिप्लेस करोगे, a को, तो b की जगह पर a को रिप्लेस करोगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और a इक्वल टू स्क्वायर कौन कौन सी वैल्यू के लिए पॉसिबल, 0 and 1। अगर साक्षर में से जो a को कैंसिल कर देंगे उनके लिए एक ही सोल्यूशन मिला, a इक्वल टू 1, जो कि गलत है।
क्योंकि आप इस तरह से वेरिएबल को कैंसिल, तो एक को फिक्स करूंगा, क्या कॉमन, क्या बचा, तो ए की कौन सी दो वैल्यू है, क्या ये दोनों नेचुरल नंबर है? क्वेश्चन की हिसाब से ए नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, पर जीरो नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू नहीं है। ए आर को बिलोंग नहीं करता है। ए आर को बिलोंग कब करता है? जब लास्ट में जो मेरे आंसर आते वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर, कुछ भी आता पर नेचुरल नंबर होता, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। अब सेकंड वाला था, अगर ए बी अगर बिलोंग करता है तो उन्होंने बोला तो फिर बी ए भी बिलोंग करता होगा। क्या पूछा है, क्या बोला है? If AB belongs to R, then BA also belongs to R. इसका कि वो क्या बोल रहे हैं, अगर A इक्वल टू बी स्क्वायर है हर नेचुरल नंबर के लिए, तो फिर B इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी, ये ट्रू है कि नहीं, ये बताना है आपको। तो ठीक है ना, अपने सोल्व कर लेते, दो रिलेशन है, किसी भी एक को उठा लेता हूँ, यहाँ से B इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर लेता हूँ, बी की जगह पर ए स्क्वायर को पुट कर लेते, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए रेज़ टू 4, करेक्ट, ए इक्वल टू ए रेज़ टू 4। तो जब ए इक्वल टू ए रेज़ टू 4 को जब हम लोग सोल्व करेंगे, ए इक्वल टू ए रेज़ टू 4 को जब सोल्व करोगे तो आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी, पहले वो चेक करो, क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा, ए रेज़ टू 4 माइनस ए इक्वल टू 0, ए कॉमन, क्या बचा, तो वापस ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1, एक के 1 कब होगा, जब ए 1 होगा तभी होगा ना, तो वापस ए की दो पॉसिबल वैल्यूज के लिए, ए की दो पॉसिबल वैल्यू के लिए ये और ये सेम, बट क्या ये दोनों नेचुरल नंबर है? तो फिर वापस ये भी बिलोंग नहीं करता, बढ़ के आ जाता है। If AB belongs to R, BC belongs to R, then AC also belongs to R. वो बोलने कि अगर AB R को बिलोंग कर रहा है, BC भी R को बिलोंग कर रहा है, तो फिर AC भी R को बिलोंग करता होगा। करके देखते हैं। थर्ड कंडीशन, if AB and BC belongs to R, then AC also belongs to R. अगर AB belongs to R का मतलब क्या लिखूं मैं, A इक्वल टू बी स्क्वायर, AB R को बिलोंग कर करके A इक्वल टू BC बिलोंग्स टू R, B इक्वल टू, आपको A और C के बीच में रिलेशन चाहिए, है ना, तो ये ना, तो किसको एलिमिनेट करूंगा, मैं A और C में से तो B को हटाऊंगा, किसको हटाओगे, तो B किसके इक्वल है, यहाँ पर पुट कर लूंगा, तो A इक्वल टू, क्या ये AC को बिलोंग कर रहा है, पर ये AC के इक्वल है, AC का A कोमा C का मतलब क्या होता है, A इक्वल आना चाहिए, पर आ क्या रहा है, A इक्वल टू C रेज़ टू 4, इट मींस AC इज नॉट बिलोंग्स टू R। AC बिलोंग्स टू R कब मैं बोलता जब मेरा A इक्वल टू स्क्वायर आता, बट आ क्या रहा है, A इक्वल टू C रेज़ टू 4, इसमें के तीनों नहीं है, ठीक है, और जस्टिफिकेशन हमने दे दी, क्लियर, ओके, जल्दी जल्दी 10, 11, 12, 10, A 1 2 3 4 B दिया हुआ है, थोड़ी वैल्यू X में थोड़े वैल्यू दे रखे हैं, फिर पूछा है कि F इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, F रिलेशन है, रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है, फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 2 इनपुट पे 2 आउटपुट आया, 2 पे 90 दिया, कैसा फंक्शन हुआ, फंक्शन बस वही रीजन लिख देना आपको, करेक्ट, ओके। 11, लेट F बी द सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z, मतलब इंटीजर क्रॉस इंटीजर, और फंक्शन कैसे लिखा हुआ है, तो फंक्शन का तरीका समझ आ रहा है लिखने का,
क्या होगा? इनपुट में कौन दिया हुआ है? ए बी, और आंसर क्या दिया हुआ है? उसका मतलब हुआ एक्स आपका ए बी है, आंसर आपका ए प्लस बी है, और ए बी दोनों किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर, मींस ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पूछा है क्या एक फंक्शन है जस्टिफाई वाला? आपको एक फंक्शन है कि नहीं ढूंढने के लिए आप अपना दिमाग कैसे चलाते? आप सोचते क्या हो? सोचते कैसे हो आप कि फंक्शन है या नहीं? कैसे बताना? फंक्शन है कि नहीं वो पता करना तो बहुत मुश्किल है, फंक्शन नहीं है ये पता करना बहुत इजी है। अगर मैंने दो ऐसी वैल्यू बता दी जिसके लिए मेरा आंसर सेम आता हो तो फंक्शन नहीं है, तो मैं उल्टा सोचूंगा, ऐसे तो वैल्यू ढूंढने की ट्राई करूंगा जिसके लिए मेरा आंसर सेम आ जाए। अगर मुझे ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं तो फंक्शन है, अगर मिल गई कोई तो वैल्यू तो फंक्शन नहीं है। यहाँ पर कोई दिख रहा है? मतलब बहुत सारे दिख रहे हैं ऐसे कि जब ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने 2 और 3 रखा, 2 and 3 बहुत सारे इंटीजर, तो आपका आंसर कितना आएगा? नहीं, आंसर कितना आएगा? 5। कब 5? जब आपने 6 रखा तो आंसर कितना है? 5। ध्यान क्या करो, वो लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। वैल्यूज तो आपको ऐसे बहुत सारी मिल जाएगी, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको 2 बनना है, लिख लेना। आपको बस 2 ऐसी वैल्यू बतानी जिसके लिए इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आता है। 6 रखा तो क्या आंसर आएगा? 5। अब मैंने वो ए और बी को चेंज किया, 1 और 6 किया, पर मेरा इनपुट आज भी 6 ही है, बट आंसर तो आपके 6 इनपुट पे आपको 2 अलग अलग आंसर है, 5 भी मिला और तो एक इनपुट पे 2 आउटपुट, ये फंक्शन तो कोई भी 2 एग्जाम्पल दे देना और कुछ नहीं करना। फंक्शन नहीं है बताने तो कितना इजी है, कोई भी 2 वैल्यू ढूंढ लेने का जिसके लिए आपका आंसर सेम हो, अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट में तो फंक्शन नहीं है। और ऐसी कोई 2 वैल्यू मिल नहीं पाए तो फिर फंक्शन है। 12 लास्ट a equal to 9, 10, 11, 12, 13 फंक्शन इज फ्रॉम a to n, मतलब डोमेन पे ही 4 लेने, सॉरी 5 लेने, और आंसर वो n क्या है? 4 डोमेन। वो n क्या है? 4 डोमेन। और आपको रिले फंक्शन क्या देता है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो रेंज ढूंढना है, मतलब अभी इनपुट में डालते जाता हूं। 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, तो पहला एलिमेंट मतलब पहला सेट क्या मिला? 9,3। f ऑफ 9 का आंसर कितना होगा? 3। समझ आया? 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन? 3। फिर 10 का 5, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन? 5। 11 का 11। ध्यान रखना अब क्या क्या मिला अभी तक? 9 पे 9 रखा तो 3 मिला, 10 रखा तो 5 मिला, 11 रखा तो 11 नहीं मिला, 12 रखोगे तो 3, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 3 होगा, और 13 का आपके रेंज में कौन कौन है? 3, 5, 11, वापस 3 नहीं लिखना है। क्या है समझ में? क्लियर है? तो मैंने बस आप लोगों के स्कूल के एग्जाम के पर्पज से आपको अभी फंक्शन बता दिया, वरना हम लोग फंक्शन 12 का फर्स्ट चैप्टर चालू कर वापस फंक्शन से चालू करेंगे तो फिर बहुत लंबा चलेगा अपना फंक्शन। तो इतना क्लियर है? ठीक है, अभी हम बता दें। अभी अगर संडे जैसे आप लोगों का तो टेस्ट मिस हुआ कल देनी है, तो अच्छा आप लोगों को 1-2 दिन का टाइम मिल गया अपना जो भी बाकी था प्रिपरेशन उसको खत्म करने के लिए। और अच्छी चीज हुई कि आज मुझे रिलेशन करना पड़ा तो पीएनसी चालू नहीं कर पाया मैं, तो पीएनसी चालू होगा आप लोगों को संडे से। संडे में आप लोगों को क्लास रखूंगा अगर वेदर ने परमिट किया तो, राइट? जो हमारे हाथ में नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते, बट अगर आई होप कि सिचुएशन सही होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1-2 क्लास पीछे रह गए हैं जो अभी तक हमारा हो जाना चाहिए। तो मैं संडे आप लोगों का मोस्टली 2-1 घंटे का क्लास रखूंगा, जिसमें पहले 1 आवर में मैं आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के डाउट अगर कोई है तो करवाऊंगा, ठीक है? और
क्लास के बाद आप लोग मैथ का टेस्ट दो, जो हमारा कल नहीं हो पाया, ठीक है ना। हाँ, अब बता दो मुझे क्या डाउट है। तो अभी आप लोगों का और एंट्री मिल गया, आपका ट्रिको का जो भी काम है खत्म कर लो, क्योंकि संडे के बाद टाइम नहीं है। ये तो टॉपिक जो आपको पता है